नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा था इंडेक्सिंग सिस्टम। जो हमारी पिछली क्लास थी जिसके अंदर हमने देखा था कि इंडेक्सिंग सिस्टम क्या होता है, उसके जो प्रकार थे उनके बारे में देखा था। हमने देखा था कि जो इंडेक्सिंग सिस्टम है वो दो प्रकार का होता है। एक तो होता है प्री कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग सिस्टम और एक होता है पोस्ट कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग सिस्टम। ठीक है, जिसके अंदर आज हम जो हमारी क्लास होगी उसके अंदर हम पढ़ेंगे प्री कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग सिस्टम के बारे में, जिसे हम पूर्व समन्वित अनुक्रमणिका भी कहते हैं और एक परंपरागत अनुक्रमणीकरण प्रणाली भी कहते हैं इसको। ठीक है, एक तो पूर्व समन्वित अनुक्रमणीकरण और परंपरागत अनुक्रमणीकरण प्रणाली भी कहते हैं इसको, ध्यान रखना आप। इसके अंदर क्या होता है कि जो पाठक होता है उसके जो खोज पद होते हैं और जो इंडेक्स होता है, इसमें प्रयोग किए जाने वाले जो खोज पद होते हैं इनका पूर्व में ही समन्वय कर लिया जाता है, यानी इनको पहले से ही निर्धारित कर लिया जाता है। ठीक है, और इसमें जो शीर्षक का क्रम होता है वो भी पूर्व में ही निर्धारित कर लिया जाता है। तो आज हम जो क्लास होगी हमारी, इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि जो प्री कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग है इसकी जो टाइप्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसके अंदर सब्जेक्ट इंडेक्सिंग के बारे में। ठीक है, सब्जेक्ट इंडेक्सिंग भी एक प्रकार का पूर्व समन्वित अनुक्रमणीकरण होता है, यानी प्री कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग सिस्टम होता है, जिसके अंदर सबसे पहले है कटर रूल्स फॉर डिक्शनरी कैटलॉग। ठीक है, ये भी एक प्रकार का प्री कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग सिस्टम है और ये 1876 में आया था और ये सीए कटर द्वारा लाया गया था। ठीक है, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये हर एग्जाम में पूछा जाता है कि कटर रूल्स फॉर डिक्शनरी कैटलॉग किसके द्वारा लाया गया था। तो ये सी कटर द्वारा लाया गया था और कब लाया गया था, 1876 के अंदर। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि ये भी एक प्रकार का प्री कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग सिस्टम होता है। फिर इसके बाद है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग। ठीक है, ये भी एक प्रकार का जो प्री कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग सिस्टम होता है। इसके बारे में हमने पहले ही देख लिया है तो यहाँ पर हम ज़्यादा देखेंगे नहीं। नेक्स्ट है सीएस लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग। ये भी एक प्रकार का प्री कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग सिस्टम है। ठीक है, इसके बारे में भी हमने पहले ही पढ़ लिया है तो यहाँ पर हम ज़्यादा पढ़ेंगे नहीं इसके बारे में। आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो हमारी जो पहले की क्लास है वो देख सकते हैं। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग और सीएस लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग, इन दोनों की क्लास आपको मिल जाएगी हमारे प्ले लिस्ट के अंदर ना। नेक्स्ट है मेडिकल सब्जेक्ट हेडिंग, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में MSH भी कहते हैं। इसके बारे में हम आगे जो हमारी रेफरेंस वाली जो क्लास है, यूनिट है, उसके अंदर हम पढ़ेंगे। ठीक है, जो रेफरेंस वाली यूनिट है हमारी उसके अंदर हम पढ़ेंगे। यहाँ पर हम इसके बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे ना। तो ये भी एक प्रकार का क्या है, प्री कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग सिस्टम है ना। नेक्स्ट है हमारा सिस्टमेटिक इंडेक्सिंग सिस्टम। ठीक है, ये भी हर एग्जाम में पूछा जाता है कि जो सिस्टमेटिक इंडेक्सिंग सिस्टम है ये किसके द्वारा दिया गया था। तो ये जूलिस ओटो काइजर द्वारा दिया गया था और ये कब दिया गया था, 1911 के अंदर। ठीक है, ये ध्यान रखना, जो जूलिस ओटो काइजर है इन्होंने सिस्टमेटिक इंडेक्सिंग को 1911 में पब्लिश किया था। ठीक है ना, ये ध्यान रखना, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं चेन इंडेक्सिंग के बारे में। चेन इंडेक्सिंग का विकास डॉक्टर SR रंगनाथन द्वारा किया गया था और चेन इंडेक्सिंग को हम क्या कहते हैं, चेन प्रोसीजर भी कहते हैं। ठीक है, इसको बदल कर ही हमने जो प्रिसाइज है इसका प्रयोग करना शुरू किया था। तो अब हम देखते हैं चेन इंडेक्सिंग, ये भी एक प्रकार का क्या है, प्री कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग सिस्टम है। ठीक है, इसका विकास किसने किया था, इसका विकास डॉक्टर SR रंगनाथन द्वारा किया गया था और ये विकास जो कब किया था, 1938 के अंदर किया था। ठीक है, ये ध्यान रखना, जो चेन इंडेक्सिंग है इसका विकास डॉक्टर SR रंगनाथन ने 1938 के अंदर किया था और चेन प्रोसीजर को ही हम क्या कहते हैं, चेन इंडेक्सिंग भी कहते हैं। और इसे प्रिसाइज द्वारा रिप्लेस किया गया था, यानी जो प्रिसाइज है इससे पहले किसका प्रयोग करते थे हम, चेन इंडेक्सिंग का, और चेन इंडेक्सिंग के बाद हम किसका प्रयोग करने लगे, प्रिसाइज का प्रयोग करने लगे। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो चेन इंडेक्सिंग है इसको रिप्लेस किसने किया था। तो इसको रिप्लेस किया था प्रिसाइज ने। ठीक है, तो अब हम देखते हैं प्रिसाइज के बारे में, जिसका पूरा नाम है प्रिजर्व्ड कॉन्टेक्स्ट इंडेक्सिंग सिस्टम।
ठीक है। क्या है? प्रिजर्व्ड कॉन्टेक्स्ट इंडेक्सिंग सिस्टम। सबसे हर एग्जाम में पूछे जाने वाला एक क्वेश्चन तो ये भी है कि जो प्रिसाइज है इसका पूरा नाम क्या है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसका पूरा नाम है प्रिजर्व्ड कॉन्टेक्स्ट इंडेक्सिंग सिस्टम, ठीक है। और इसका विकास कब किया गया था? इसका विकास 1968 के अंदर डेरिक ऑस्टिन ने किया था, ठीक है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो प्रिसाइज है इसका विकास कब किया गया था? तो इसका विकास 1968 के अंदर डेरिक ऑस्टिन ने किया था, ठीक है। जो प्रिसाइज है ये क्लासिफिकेशन रिसर्च ग्रुप द्वारा की गई रिसर्च का परिणाम था। यानी जो प्रिसाइज है ये किसका परिणाम है? जो क्लासिफिकेशन रिसर्च ग्रुप था इसकी द्वारा जो रिसर्च की गई थी उसके बाद ही जो प्रिसाइज है इसका विकास किया गया था, ठीक है। उसका परिणाम है ये, मतलब है ना। आगे देखते हैं 1969 में 1969 में प्रिसाइज अ रोटेटेड सब्जेक्ट इंडेक्सिंग सिस्टम। क्या है? प्रिसाइज अ रोटेटेड सब्जेक्ट इंडेक्स सिस्टम को डेरिक ऑस्टिन और उनके सहयोगी पीटर बुचर ने प्रकाशित किया था। यानी जो प्रिसाइज है, देखो इसका विकास तो कब कर लिया गया था? 1968 के अंदर विकास कर लिया गया था, परंतु जो इसे प्रकाशित किया गया था, जो एक कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके अंदर इसको प्रकाशित किया था पहली बार 1969 के अंदर, ठीक है। और ये किसने किया था? डेरिक ऑस्टिन और उनके एक सहयोगी थे पीटर बुचर, ठीक है। इन्होंने इसको प्रकाशित किया था एक कॉन्फ्रेंस के अंदर। और किस नाम से प्रकाशित किया था? ये किया था प्रिसाइज अ रोटेटेड सब्जेक्ट इंडेक्स सिस्टम, इस नाम से इनको प्रकाशित किया था 1969 के अंदर डेरिक ऑस्टिन और उनके सहयोगी पीटर बुचर ने, ठीक है। और जो प्रिसाइज है इसे पहली बार आधिकारिक रूप से प्रकाशित किया गया था 1971 या 1974 भी कहीं के जगह पर मिलता है। तो अगर आपका अंदर क्वेश्चन आए कहीं एग्जाम के अंदर तो सबसे उपयुक्त इसका आंसर होगा 1971 में इसको पहली बार आधिकारिक रूप से प्रकाशित किया था, ठीक है। और अगर कॉन्फ्रेंस में आए तो सबसे पहले 1969 के अंदर इसको प्रकाशित किया था कॉन्फ्रेंस के अंदर, और किस नाम से? प्रिसाइज अ रोटेटेड सब्जेक्ट इंडेक्स सिस्टम, ठीक है। आगे है 1974 में इसे कुछ संशोधन करके प्रिसाइज अ मैनुअल ऑफ कॉन्सेप्ट एनालिसिस एंड सब्जेक्ट इंडेक्सिंग नाम से प्रकाशित हुआ। यानी जो प्रिसाइज है वो सबसे पहले तो कब प्रकाशित किया गया था? ऐसे शुरू से देखते हैं। देखो सबसे पहले तो 1968 के अंदर, ठीक है, 1968 के अंदर उसको विकसित कर लिया गया था। फिर 1969 के अंदर उसे पहली बार एक कॉन्फ्रेंस के अंदर प्रकाशित किया गया था। फिर 1971 में या कई कई जगह पर 1974 भी मिलता है। इसका सबसे उपयुक्त आंसर तो 1971 ही होगा। इसे पहली बार आधिकारिक रूप से प्रकाशित किया था 1971 के अंदर। फिर इसको ही संशोधित करके 1974 के अंदर इसको प्रकाशित किया था, ठीक है। और 1974 के अंदर इसको संशोधित किया तब इसका नाम क्या था? प्रिसाइज अ मैनुअल ऑफ कॉन्सेप्ट एनालिसिस एंड सब्जेक्ट इंडेक्सिंग नाम से इसको प्रकाशित किया था 1974 के अंदर, ठीक है। 1974 के अंदर जब इसको संशोधित किया गया तो इसमें रोल ऑपरेटर्स को इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। यानी जो इसके अंदर सबसे उपयुक्त जो नया जो संशोधन किया था, कुछ नया ऐड किया था, वो था रोल ऑपरेटर्स, ठीक है। ये ध्यान रखना आप, है ना। आगे है इस समय इसका प्रकाशन किसने किया था? BNB यानी ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी ने इसका प्रकाशन किया था 1974 के अंदर। जब इसको संशोधित किया गया था तो इसको प्रकाशित किसने किया था? BNB यानी ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी ने इसको प्रकाशित किया था, ठीक है। आगे देखते हैं 1984 यानी 1984 में प्रिसाइज मैनुअल का दूसरा संस्करण, पहला संस्करण तो कब आया? 1974 के अंदर, प्रिसाइज अ मैनुअल ऑफ कॉन्सेप्ट एनालिसिस एंड सब्जेक्ट इंडेक्सिंग, ये इसका जो पहला संशोधन था, ठीक है, मतलब पहला संस्करण था इस वक्त, है ना। सॉरी, ये तो संशोधित किया गया था, सॉरी यहाँ पर संशोधित किया था 1974 में। तो पहला तो संस्करण कब आया था? 1971 के अंदर आ गया था, ठीक है। ये ध्यान रखना आप, ना, बहुत बार इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं अपन, तो ये ध्यान रखना कि जो पहला संस्करण तो कब आया था? 1971 के अंदर ही आ गया था, क्योंकि 1971 के अंदर ही इसको पहली बार प्रकाशित किया था, ठीक है। और 1974 के अंदर इसको संशोधित किया था। और इसका जो दूसरा संस्करण है वो कब आया? 1984 के अंदर। किस नाम से? प्रिसाइज मैनुअल,
ठीक है, ये जो पूरा नाम है यही है इसका नाम है ना। और ये दूसरा संस्करण था और इसको किसने प्रकाशित किया था? डेरिक ऑस्टिन और मेरी डाइकेस्ट्रा ने। किसने? डेरिक ऑस्टिन और मेरी डाइकेस्ट्रा द्वारा इसको लाया गया था। यानी इसको जो दूसरा संस्करण किसके द्वारा लाया गया था? डेरिक ऑस्टिन और मेरी डाइकेस्ट्रा द्वारा, और 1984 के अंदर ये लाया गया था। और इस समय इसको प्रकाशक कौन था? इस समय इसको प्रकाशित किसने किया था? तो किया था ब्रिटिश लाइब्रेरी की जो बिब्लियोग्राफिक सर्विस डिवीजन है उसने इसको प्रकाशित किया था। ठीक है, ये ध्यान रखना, जो ब्रिटिश लाइब्रेरी है इसका जो बिब्लियोग्राफिक सर्विस डिवीजन है इसने इसको प्रकाशित किया था 1984 के अंदर। आगे देखते हैं, 1950 से BNB यानी ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी के अल्फ़ाबेटिकल सब्जेक्ट इंडेक्स क्या है? 1950 से BNB के अल्फ़ाबेटिकल सब्जेक्ट इंडेक्स के निर्माण के लिए चेन प्रोसीजर या चेन इंडेक्सिंग का प्रयोग किया जा रहा है। जो 1950 है तब से लेकर जो BNB है यानी ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी है, इसके अल्फ़ाबेटिकल सब्जेक्ट इंडेक्स के निर्माण के लिए जो चेन इंडेक्सिंग है इसका प्रयोग किया जा रहा है। और जो BNB है इसका प्रयोग किस में किया जाता था? BNB का प्रयोग DDC के क्लास नंबर में होता था। तो उससे बहुत दिक्कत आती थी क्लास नंबर के निर्माण के अंदर ना, जो DDC क्लास नंबर है इसके निर्माण के अंदर बहुत दिक्कत आती थी। तो फिर क्या हुआ, जनवरी 1971 से BNB के अल्फ़ाबेटिकल सब्जेक्ट इंडेक्स के निर्माण के लिए चेन इंडेक्सिंग के स्थान पर प्रिसाइज का प्रयोग किया जाने लगा। मैंने आपको बताया था कि जो चेन इंडेक्सिंग है इसको रिप्लेस करके प्रिसाइज का प्रयोग किया जाने लगा था किसके अंदर? BNB के अल्फ़ाबेटिकल सब्जेक्ट इंडेक्स के निर्माण के लिए। ठीक है, और ये कब से किया जा रहा है? जनवरी 1971 से इसका जो BNB है इसके अल्फ़ाबेटिकल सब्जेक्ट इंडेक्स के निर्माण के लिए चेन इंडेक्सिंग के स्थान पर किसका प्रयोग कर रहे हैं? प्रिसाइज यानी प्रिजर्व्ड कॉन्टेक्स्ट इंडेक्सिंग सिस्टम का प्रयोग कर रहे हैं। आगे देखते हैं, 1991 से BNB में प्रिसाइज के स्थान पर जो कब से? 1991 से BNB में प्रिसाइज के स्थान पर किसका प्रयोग किया जा रहा है? कॉम्पास का प्रयोग किया जा रहा है, यानी कंप्यूटर एडेड सब्जेक्ट सिस्टम का। क्या नाम है? कंप्यूटर एडेड सब्जेक्ट सिस्टम का प्रयोग किया जा रहा है। यानी जो जनवरी 1991 से तो जो BNB है इसके अल्फ़ाबेटिकल सब्जेक्ट इंडेक्स के निर्माण के लिए चेन इंडेक्सिंग के स्थान पर किसका प्रयोग किया जाने लगा था? प्रिसाइज का। और 1991 से जो BNB है इसके जो अल्फ़ाबेटिकल सब्जेक्ट इंडेक्स हैं इसके निर्माण के लिए प्रिसाइज के स्थान पर किसका प्रयोग किया जा रहा है? कॉम्पास का प्रयोग किया जाने लगा था। ठीक है, और जो प्रिसाइज है इसको बंद करने का निर्णय 1990 में ही ले लिया गया था, परंतु इसको बंद कब किया था? 1991 के अंदर। ठीक है, ये भी बहुत छोटी छोटी चीज़ें ही बहुत एग्जाम में पूछी जाती है, बहुत बार पूछा जाता है ये कि जो कॉम्पास है इसका प्रयोग कब से किया जाने लगा, और जो BNB है इसमें जो चेन इंडेक्सिंग है इसका जो प्रयोग है वो कब से किया जाने लगा, और जो प्रिसाइज है इसका प्रयोग कब से किया जाने लगा। ये बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, तो अभी ध्यान रखना। अब हम देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिसाइज के बारे में। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिसाइज, इसके अंदर 3 टर्म्स आती हैं। पहला तो है टर्म, ठीक है, फिर दूसरा है स्ट्रिंग, और तीसरा है रोल ऑपरेटर्स। इन तीनों के बारे में हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं टर्म के बारे में, यानी है ना, टर्म किसी अवधारणा का शाब्दिक निरूपण यानी रिप्रेजेंटेशन होता है। मतलब किसी को भी समझाने के लिए जो रिप्रेजेंट करते हैं कि ये चीज़ इस तरह से होती है, तो वो जो समझाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, वही क्या होता है? टर्म होता है। ठीक है, तो यहाँ है टर्म किसी अवधारणा का शाब्दिक निरूपण होता है, यानी शाब्दिक रिप्रेजेंटेशन होता है, वर्बल रिप्रेजेंटेशन होता है। ठीक है, इसमें एक या एक से अधिक शब्द हो सकते हैं। जो टर्म है इसके अंदर कितने शब्द हो सकते हैं? एक भी हो सकते हैं या फिर एक से अधिक शब्द भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, टर्म क्या होता है? टर्म किसी अवधारणा का शाब्दिक निरूपण होता है। ठीक है, और इसमें एक या एक से अधिक शब्द होते हैं।
नेक्स्ट है स्ट्रिंग। ठीक है, स्ट्रिंग शब्दों का वह क्रमबद्ध अनुक्रम जो डॉक्यूमेंट के मूल विषय को दर्शाता है। तो स्ट्रिंग क्या है? शब्दों का वह क्रमबद्ध अनुक्रम है होता है जो डॉक्यूमेंट के मूल विषय को दर्शाता है। तो ध्यान रखना, स्ट्रिंग क्या होता है? शब्दों का वह अनुक्रम जो डॉक्यूमेंट के मूल विषय को दर्शाता है, उसे हम क्या कहते हैं? स्ट्रिंग कहते हैं। और इसमें आर्टिकल्स, कनेक्टिव्स और प्रीपोजिशन जैसे आवश्यक शब्दों को हटाकर केवल महत्वपूर्ण शब्दों को ही रखा जाता है। मान लो किसी जो टॉपिक है इसका नाम है द इंडियन हिस्ट्री। ठीक है, ये पूरा ऐसे लिखा है मैं तो ना। तो जो स्ट्रिंग होता है, इसका कहने का मतलब है कि जो ये जैसे आर्टिकल हो गए, कनेक्टिव्स हो गए जो किसी शब्द को कनेक्ट करते हैं, प्रीपोजिशन हो गए ए एंड द, तो ये ऐसे शब्दों को हटा देते हैं क्योंकि इनका कोई अर्थ नहीं होता इसके अंदर। तो हम जो हमारी हेडिंग होगी वो क्या रखेंगे? इंडियन हिस्ट्री। तो यहाँ पर जो द हो गया, ए हो गया, ऐसे शब्दों को हम हटा देते हैं क्योंकि इनका कोई अर्थ नहीं होता हेडिंग के अंदर ना। हम आगे देखते हैं, स्ट्रिंग डॉक्यूमेंट के सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। जो स्ट्रिंग होता है वो क्या करता है? जो डॉक्यूमेंट होता है उसके सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। अब हम देखते हैं रोल ऑपरेटर्स क्या होते हैं। रोल ऑपरेटर कोड होते हैं। क्या होते हैं? कोड होते हैं जो कंपोनेंट टर्म के कार्य को दर्शाते हैं। जो कंपोनेंट होते हैं उनके टर्म के कार्य को दर्शाते हैं और स्ट्रिंग में उसकी स्थिति निर्धारित करते हैं। तो देखो, जो रोल ऑपरेटर होते हैं वो एक कोड होते हैं जो कंपोनेंट टर्म के कार्य को दर्शाते हैं और स्ट्रिंग में उसकी स्थिति निर्धारित करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, रोल ऑपरेटर्स केवल इंडेक्सर्स के मार्गदर्शन के लिए होते हैं। जो रोल ऑपरेटर होते हैं वो जो इंडेक्सर होते हैं उनके मार्गदर्शन के लिए ही होते हैं। ये इंडेक्स एंट्री में दिखाई नहीं देते हैं, यानी जो इनका प्रयोग होता है वो इंडेक्स एंट्री के अंदर नहीं किया जाता है। ये केवल जो रोल ऑपरेटर होता है ना, ये इंडेक्सर के मार्गदर्शन के लिए ही होते हैं। इनका प्रयोग इंडेक्स एंट्री में नहीं किया जाता। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं कोर प्रिंसिपल्स ऑफ प्रीसाइज, यानी जो प्रीसाइज है इसके जो सिद्धांत है, मूल सिद्धांत, उनके बारे में देखते हैं। इसमें सबसे पहला सिद्धांत है इसका कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंसी, जिसे हम संदर्भ निर्भरता भी कहते हैं। ठीक है, इंडेक्स में स्ट्रिंग का हर टर्म अपने बाद वाले टर्म को एक सही और व्यापक संदर्भ यानी कॉन्टेक्स्ट प्रदान करता है। यानी जो स्ट्रिंग है इसका हर टर्म अपने बाद वाले टर्म को एक सही और व्यापक संदर्भ यानी कॉन्टेक्स्ट प्रदान करता है। ठीक है, आगे है सरल शब्दों में स्ट्रिंग में प्रत्येक पद यानी जो टर्म होता है उसको हम पद कहते हैं। इसका प्रत्येक पद का अर्थ उसकी पूर्ववर्ती पद के अर्थ पर निर्भर करता है। यानी जो स्ट्रिंग है इसका जो प्रत्येक पद होता है ये अपने से पहले वाले पद के अर्थ पर निर्भर करता है। ठीक है, और साथ ही में वे सभी एक ही संदर्भ का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, यानी वो एक ही कॉन्टेक्स्ट पर एक ही जो कॉन्टेक्स्ट होता है उसका जो प्रतिनिधित्व होता है वो करते हैं ये। ठीक है, तो क्या करते हैं, सरल शब्दों में स्ट्रिंग में प्रत्येक पद यानी टर्म का अर्थ उसके पूर्ववर्ती यानी पहले वाले पदों पर के अर्थों पर निर्भर होता है। ठीक है, जो स्ट्रिंग होता है इसके जो पद होते हैं प्रत्येक पद वो अपने जो पूर्ववर्ती पद होते हैं यानी जो उससे पहले वाले पद होते हैं उनके अर्थ पर निर्भर करते हैं और साथ में वे सभी एक ही संदर्भ यानी कॉन्टेक्स्ट का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, जिसका नेक्स्ट सिद्धांत है वो देखते हैं, ये है 1-to-1 रिलेशनशिप, यानी व्यक्तिगत संबंध या एक संबंध है ना। इसमें जब टर्म को यानी जो टर्म है उसको कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंसी के सिद्धांत के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है। जो टर्म्स हैं
उनको जो कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंसी सिद्धांत है हमारा, इसके अनुसार जब व्यवस्थित किया जाता है तो वे एक से एक संबंधित अनुक्रम बनाते हैं, यानी एक से एक, यानी जो 1 to 1 रिलेशनशिप होता है वो बनाते हैं, ठीक है, संबंधित अनुक्रम बनाते हैं, ठीक है। स्ट्रिंग में प्रत्येक पद सीधे अपने अगले पद से संबंधित होता है, ठीक है। यानी सरल शब्दों में से हम कह सकते हैं कि जो टर्म होता है उसका जो कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंसी, उसके जो सिद्धांत हैं, टर्म्स के जो कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंसी सिद्धांत हैं, उसके अनुसार जो हम इसको व्यवस्थित करते हैं तो वे एक से एक, मतलब जो 1 to 1 रिलेशनशिप होता है वो बनाते हैं, और स्ट्रिंग का जो प्रत्येक पद होता है वो सीधे अपने अगले पद से संबंधित होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं काइंड्स ऑफ रोल ऑपरेटर्स, यानी जो रोल ऑपरेटर्स हैं उसके प्रकार देखते हैं। तो ये कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के रोल ऑपरेटर्स होते हैं। पहला है प्राइमरी रोल ऑपरेटर्स, यही प्राइमरी ऑपरेटर्स या मेन लाइन ऑपरेटर्स, और दूसरा है सेकेंडरी रोल ऑपरेटर्स, या फिर हम इसे इंटरपोज्ड ऑपरेटर्स भी कहते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं इसमें प्राइमरी ऑपरेटर्स, जिसे हम मेन लाइन ऑपरेटर्स भी कहते हैं, ठीक है। ये ऑपरेटर इनपुट स्ट्रिंग में टर्म्स के क्रम को नियंत्रित करते हैं, यानी जो ऑपरेटर होते हैं ना प्राइमरी ऑपरेटर्स, ये जो उन इनपुट स्ट्रिंग है हमारी, इसके जो टर्म्स होते हैं उनको, उनकी जो क्रम होता है उसको निर्धारित करते हैं ये, या नियंत्रित करते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, जो प्राइमरी ऑपरेटर्स होते हैं ना, ये इनपुट स्ट्रिंग में जो टर्म्स होते हैं इनके क्रम को नियंत्रित करते हैं, ठीक है। पहला इनका काम ये हो गया। और ये मुद्रित अनुक्रमणिका, यानी जो इंडेक्स होता है, प्रिंटेड इंडेक्स, इसमें एंट्री के प्रारूप को निर्धारित करते हैं, यानी एंट्री स्ट्रक्चर होता है उसको निर्धारित करते हैं, ठीक है। किसके अंदर? जो प्रिंटेड इंडेक्स होता है इसमें जो एंट्री स्ट्रक्चर होता है उसके प्रारूप को निर्धारित करते हैं। आगे देखते हैं, ये 0 से 6 तक की संख्या में कुल 7 ऑपरेटर्स होते हैं, यानी कितने प्राइमरी ऑपरेटर्स होते हैं? 7 ऑपरेटर्स होते हैं। और ये कैसे होते हैं? 0 से लेकर 6 तक होते हैं, ठीक है। यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी 6 तक होते हैं। ये टोटल कितने होते हैं? 7, 0 से लेकर 6 तक, है ना। टोटल कितने होते हैं? 7 रोल ऑपरेटर्स होते हैं, प्राइमरी रोल ऑपरेटर्स। तो हम एक एक करके इनके जो रोल ऑपरेटर्स हैं वो देखते हैं। इनको अलग अलग ग्रुप में बांटा गया है। तो जो सबसे पहला ग्रुप है हमारा इन्वायरमेंट ऑफ कोर कॉन्सेप्ट्स, इसके अंदर आता है 0, जो कि है लोकेशन, ठीक है। यानी जो 0 लोकेशन है ये क्या है? इन्वायरमेंट कोर कॉन्सेप्ट है, यानी जो प्राइमरी रोल ऑपरेटर हमारा 0, ये किसके अंदर आता है? इन्वायरमेंट ऑफ कोर कॉन्सेप्ट, ठीक है। नेक्स्ट है कोर कॉन्सेप्ट्स, ये तो हो गया हमारा इन्वायरमेंट ऑफ कोर कॉन्सेप्ट्स, और ये हो गया कोर कॉन्सेप्ट्स। इसके अंदर क्या आता है? एक तो 1 आता है, 2 आता है और 3 आता है, ठीक है। यानी कितने रोल ऑपरेटर आते हैं? 3 आते हैं। एक तो 1, 2 और 3, ये तीनों किसके अंदर आते हैं? कोर कॉन्सेप्ट्स के अंदर आते हैं। तो 1 क्या होता है? इसके अंदर आता है की सिस्टम, ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रांजिटिव एक्शन और एजेंट ऑफ ट्रांजिटिव एक्शन, ये किसके अंदर आते हैं? 1 के अंदर। फिर आता है हमारा 2, ये भी हमारा प्राइमरी रोल ऑपरेटर है, इसके अंदर आता है एक्शन और इफेक्ट ऑफ एक्शन, ठीक है। फिर आता है 3, ये है हमारा, इसके अंदर आता है हमारा क्या? परफॉर्मर ऑफ ट्रांजिटिव एक्शन। क्या है? परफॉर्मर ऑफ ट्रांजिटिव एक्शन, किसके अंदर आता है? 3 के अंदर। अब जो हमारा नेक्स्ट ग्रुप है वो है एक्स्ट्रा कोर कॉन्सेप्ट्स। क्या है? एक्स्ट्रा कोर कॉन्सेप्ट्स। पहला हमारा ग्रुप हो गया एनवायरनमेंट ऑफ कोर कॉन्सेप्ट्स, फिर दूसरा हो गया कोर कॉन्सेप्ट्स, और तीसरा हो गया हमारा एक्स्ट्रा कोर कॉन्सेप्ट्स। इसके अंदर जो प्राइमरी रोल ऑपरेटर्स हैं वो आते हैं 4, 5 और 6, ये 3 रोल ऑपरेटर्स आते हैं। जो 4 है, मतलब जो 4 हमारा रोल ऑपरेटर है वो है व्यू पॉइंट एज फॉर्म, और 5 है सेलेक्टेड इंस्टेंस
एग्जाम्पल जैसे स्टडी रीजन हो गया, सैम्पल पॉपुलेशन हो गया, ये किसके अंदर आते हैं? 5 जो 5th रोल ऑपरेटर है उसके अंदर आते हैं, ठीक है। और जो नेक्स्ट हमारा 6, इसके अंदर आता है फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट, जैसे टारगेट यूज़र। तो ये हमारे टोटल 7 रोल ऑपरेटर हो गए। पहला तो 0 हो गया जो कि लोकेशन है, फिर हो गया 1 की सिस्टम, जिसके अंदर आता है मतलब की सिस्टम, ऑब्जेक्ट ट्रांजिटिव एक्शन एंड एजेंट ऑफ ट्रांजिटिव एक्शन। फिर आता है 2 जिसके अंदर एक्शन एंड इफेक्ट ऑफ एक्शन आता है। फिर है 3 जिसके अंदर परफॉर्म ऑफ ट्रांजिटिव एक्शन आता है। फिर है 4 इसके अंदर व्यू पॉइंट एज फॉर्म आता है। और 5वां है सेलेक्टेड इंस्टेंस जिसके अंदर स्टडी रीजन हो गया और सैम्पल पॉपुलेशन हो गया। और नेक्स्ट हमारा 6 जो कि है फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट जिसके अंदर टारगेट यूज़र आते हैं। तो ये हमारे टोटल 0 से लेकर 6 तक ये 7 रोल ऑपरेटर्स हो गए हैं ना। अब हम नेक्स्ट देखते हैं सेकेंडरी ऑपरेटर्स, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? इंटरपोज्ड ऑपरेटर्स भी कहते हैं। इन्हें किसी स्ट्रिंग में किसी भी बिंदु पर जोड़कर उसकी समग्रता का स्तर बढ़ाया जा सकता है। यानी जो सेकेंडरी रोल ऑपरेटर्स होते हैं इन्हें किसी स्ट्रिंग में किसी भी बिंदु पर जोड़कर हम उसकी समग्रता का स्तर बढ़ा सकते हैं, ठीक है। इनका उपयोग स्ट्रिंग की शुरुआत में नहीं किया जाता। यानी जो रोल ऑपरेटर्स होते हैं सेकेंडरी रोल ऑपरेटर्स, इनका जो प्रयोग होता है वो स्टार्टिंग में नहीं होता है, ठीक है। ये ध्यान रखना, जो रोल ऑपरेटर्स होते हैं इनका सेकेंडरी रोल ऑपरेटर्स, मुख्य रूप से जो सेकेंडरी रोल ऑपरेटर्स होते हैं इनका प्रयोग होता है वो स्टार्टिंग में यानी शुरुआत में नहीं किया जाता है। और इन्हें जो स्मॉल लेटर्स होते हैं उनमें लिखते हैं। जो सेकेंडरी ऑपरेटर्स होते हैं इनको हम किस में लिखते हैं? स्मॉल लेटर्स के अंदर लिखते हैं। तो हम जो रोल ऑपरेटर्स सेकेंडरी रोल ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं वो देखते हैं। इसको भी अलग अलग ग्रुप के अंदर बांटा गया है। सबसे पहला है कोऑर्डिनेट कॉन्सेप्ट्स, इसके अंदर है एफ जो कि बॉन्ड कोऑर्डिनेट कॉन्सेप्ट। दूसरा है जी जो कि है स्टैंडर्ड कोऑर्डिनेट कॉन्सेप्ट, ठीक है। पहला ग्रुप था हमारा कोऑर्डिनेट कॉन्सेप्ट जिसके अंदर एफ और जी आता है। एफ तो है बाउंड कोऑर्डिनेट कॉन्सेप्ट और दूसरा है स्टैंडर्ड कोऑर्डिनेट कॉन्सेप्ट जो कि जी है। दूसरा ग्रुप है हमारा डिपेंडेंट एलिमेंट्स, ठीक है। इसके अंदर आता है हमारा पी क्यू आर। तो पी तो है पार्ट जिसके अंदर आता है प्रॉपर्टी। दूसरा हमारा क्यू जिसके अंदर मेंबर ऑफ क्वाजी जेनरिक ग्रुप आता है। और तीसरा हमारा है आर, ये सारे स्मॉल लेटर्स में है ना, आर स्मॉल है ना, और इसके अंदर आता है असेंबली, ठीक है। तो डिपेंडेंट एलिमेंट के अंदर आता है पी क्यू आर। पी में तो आता है पार्ट और क्यू है मेंबर ऑफ क्वाजी जेनरिक ग्रुप और आर है असेंबली, ठीक है। ये हमारा सेकंड ग्रुप हो गया। अब हमारा तीसरा ग्रुप है स्पेशल क्लास ऑफ एक्शन। क्या है? स्पेशल क्लास ऑफ एक्शन। इसके अंदर हमारा स्मॉल एस, स्मॉल टी और स्मॉल यू, ठीक है। जो स्मॉल एस है वो तो है रोल डिफाइनर जिसके अंदर आता है हमारा डायरेक्शनल प्रॉपर्टी, ठीक है। और स्मॉल टी है हमारा जो कि इसके अंदर आता है ऑथर एट्रीब्यूटेड एक्शन। क्या है? ऑथर एट्रीब्यूटेड एक्शन। और नेक्स्ट हमारा स्मॉल यू, इसके अंदर क्या आता है? टू वे इंटरेक्शन। क्या है? टू वे इंटरेक्शन। तो हमारे 3 ग्रुप हो गए। पहला तो हो गया कोऑर्डिनेट कॉन्सेप्ट जिसके अंदर आता है स्मॉल एफ और स्मॉल जी। जो स्मॉल एफ है वो तो है बाउंड कोऑर्डिनेट कॉन्सेप्ट और स्मॉल जी है वो है स्टैंडर्ड कोऑर्डिनेट कॉन्सेप्ट, ठीक है। फिर दूसरा ग्रुप हमारा डिपेंडेंट एलिमेंट जिसके अंदर आता है हमारा स्मॉल पी जो कि है पार्ट। फिर नेक्स्ट हमारा स्मॉल क्यू जो कि है मेंबर ऑफ क्वाजी जेनरिक ग्रुप। और फिर नेक्स्ट हमारा स्मॉल आर जो कि है असेंबली। फिर हमारा नेक्स्ट ग्रुप है तीसरा स्पेशल क्लास ऑफ एक्शन, ठीक है। इसके अंदर 3 आते हैं, एक तो स्मॉल एस, स्मॉल टी और स्मॉल यू। स्मॉल एस है हमारा रोल डिफाइनर, स्मॉल टी है ऑथर एट्रीब्यूटेड एक्शन और स्मॉल यू है टू वे इंटरेक्शन, ठीक है। तो ये हमारे कितने हो गए? जो सेकेंडरी रोल ऑपरेटर्स हैं वो हो गए। आगे हैं ये हमेशा प्राथमिक ऑपरेटर्स यानी जो प्राइमरी रोल ऑपरेटर्स हैं इनके बाद ही जुड़ते हैं। जो
सेकेंडरी रोल ऑपरेटर्स हैं वो जो प्राइमरी रोल ऑपरेटर हैं इनके बाद में ही जुड़ते हैं, ठीक है, ताकि जो अधिक सटीकता आ सके, यानी जो हेडिंग होती है हमारी इसके अंदर उसके अंदर अधिक सटीकता आ सके। जो प्राइमरी रोल ऑपरेटर्स हैं वो पहले जुड़ते हैं और जो सेकेंडरी रोल ऑपरेटर हैं वो बाद में जुड़ते हैं। क्यों जुड़ते हैं? ताकि जो हेडिंग है हमारी इसके अंदर अधिक सटीकता आ सके। अब हम जो हमारे प्रिसाइज हैं इसके कोड्स के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। प्रिसाइज मैनुअल के संशोधित संस्करण में इंडेक्स एंट्रीज में अभिव्यक्ति लाने के लिए 3 प्रकार के कोड प्राइमरी, सेकेंडरी और टाइपोग्राफिकल का प्रावधान किया गया है। यानी जो प्रिसाइज मैनुअल हमारा संशोधन किया गया था वो 1981 के अंदर, ठीक है। इसके अंदर संशोधित करके इसमें क्या है, इंडेक्स एंट्रीज में अभिव्यक्ति लाने के लिए 3 प्रकार के कोड जोड़े गए थे। पहला तो हो गया प्राइमरी, दूसरा हो गया सेकेंडरी और तीसरा हो गया हमारा टाइपोग्राफिकल, ठीक है, कोड है ना। इन तीनों कोड का इसके अंदर प्रावधान किया गया है। सबसे पहले हम देखते हैं प्राइमरी कोड्स कौन कौन से होते हैं। इसके अंदर भी अलग अलग ग्रुप्स हैं। तो सबसे पहला इसके अंदर हमारा ग्रुप है थीम इंटरलिंक्स। क्या है? थीम इंटरलिंक्स। इसके अंदर हमारा जो पहला कोड है वो है $X। ये है फर्स्ट कॉन्सेप्ट इन कोऑर्डिनेट थीम। जो $X है वो क्या है? फर्स्ट कॉन्सेप्ट इन कोऑर्डिनेट थीम। फिर नेक्स्ट है हमारा $Y। ये है सेकंड सब्सिक्वेंट कॉन्सेप्ट इन कोऑर्डिनेट थीम। क्या है? सेकंड या सबसिक्वेंट कॉन्सेप्ट इन कोऑर्डिनेट थीम। फिर नेक्स्ट हमारा $Z जो कि है कॉमन कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये हमारा पहला ग्रुप हो गया थीम इंटरलिंक्स। इसके अंदर $X, $Y और $Z। फिर नेक्स्ट इसका जो ग्रुप है वो है टर्म कोड्स। इसके अंदर आता है पहला $A जो कि है कॉमन नाउन। फिर $C जो कि है प्रॉपर नेम और $D है प्लेस नेम, ठीक है। तो जो दूसरा ग्रुप था किसके अंदर? प्राइमरी कोड के अंदर टर्म कोड्स। इसके अंदर क्या था? $A जो कि है कॉमन नाउन। फिर दूसरा क्या हो गया? $C, ये क्या हो गया? प्रॉपर नेम। और तीसरा हो गया हमारा $D, ये हो गया प्लेस नेम, ठीक है। ये 2 ग्रुप हो गए हमारे और इनके अंदर 3 जो कोड है वो हो गए। एक तो हो गया $X, $Y और $Z। और टर्म कोड्स के अंदर हो गया $A, $C और $D, ठीक है। अब हम देखते हैं सेकेंडरी कोड्स के बारे में, ठीक है। सेकेंडरी कोड्स इसके अंदर भी अलग अलग ग्रुप्स हैं। पहला हमारा डिफरेंसेस, जिसके अंदर है प्रोसीडिंग डिफरेंसेस। इसमें फर्स्ट एंड सेकंड कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं वो देखते हैं। इसके अंदर पहला है $0, नॉन लीड स्पेस जनरेटिंग। जो $0 है इसके अंदर क्या क्या है? नॉन लीड और स्पेस जनरेटिंग। और फिर $1 है नॉन लीड क्लोजअप। और $2 है ये है लीड स्पेस जनरेटिंग। ये कोड है, ठीक है ना, ध्यान रखना आप, है ना। ये है जो बड़े बड़े एग्जाम होते हैं जैसे नेट हो गया, सीट, इनमें ही पूछे जाते हैं। छोटे एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। अगर आप 3rd ग्रेड का दे रहे हैं एग्ज़ाम तो वहाँ पर नहीं पूछा जाएगा कभी भी। अगर 2nd ग्रेड का दे रहे हैं तो वहाँ पर भी शायद ही पूछा जाए, वरना जो 1st ग्रेड हो गया उसमें तो शायद पूछा जा सकता है, कॉलेज लाइब्रेरी में पूछा जा सकता है, UGC नेट में या फिर सेट में पूछा जा सकता है। परंतु जो 2nd ग्रेड में भी शायद ही पूछा जाए, मेरे हिसाब से नहीं पूछा जाएगा। फिर भी आप देख लें, याद कर लें एक बार, क्योंकि आपके काम आ सकता है। मान लो कभी एग्जामिनर का मन किया देने का तो वो दे सकता है। और तीसरा हमारा $D, इसके अंदर लीड और क्लोजअप है, ठीक है। अब हम 3rd कैरेक्टर देखते हैं। नंबर इन रेंज 1 to 9 इंडिकेटिंग लेवल ऑफ डिफरेंस। 3rd कैरेक्टर क्या कहता है हमारा? नंबर इन रेंज 1 to 9 इंडिकेटिंग लेवल ऑफ डिफरेंस। अब हम आगे देखते हैं डेट ऑफ डिफरेंस। ये क्या है? $D,
जो डेट ऑफ डिफरेंस क्या है हमारा डॉलर डी, डेट यानी डेट ऑफ डिफरेंस का कोड क्या है डॉलर डी। आगे देखते हैं हम पैरेंथेटिकल डिफरेंस, ये कैसे बनाया जाता है। डॉलर एन नॉन लीडिंग पैरेंथेटिकल डिफरेंस अपॉन डॉलर डी लीड पैरेंथेटिकल डिफरेंस, पैरेंथेटिकल डिफरेंस, ठीक है, ये अपॉन में आएगा। जो डॉलर एन है नॉन लीड पैरेंथेटिकल डिफरेंस अपॉन डॉलर जीरो लीड पैरेंथेटिकल डिफरेंस, ठीक है, ये क्या हो गया हमारा पैरेंथेटिकल डिफरेंस, ऐसे निकाला जाता है। ये बहुत बड़े एग्जामों में आएगा, शायद आपके नहीं पूछा जाए सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड में, तो फिर भी आप एक बार देख ले बस, है ना। फिर नेक्स्ट है कनेक्टिव्स, तो ये कैसे निकाला जाता है। डॉलर वी डाउनवर्ड रीडिंग कनेक्टिव्स और अपॉन में है डॉलर डब्ल्यू अपवर्ड रीडिंग कनेक्टिव्स, ठीक है। ये किसका फॉर्मूला है हमारा कनेक्टिव्स का, और ये किसका फॉर्मूला था हमारा पैरेंथेटिकल डिफरेंस का, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट कोड है वो है टाइपोग्राफिकल कोड्स। इसके अंदर है हमारा डॉलर ई, जो कि है नॉन फाइलिंग पार्ट इन इटैलिक प्रीसीडेड बाय कोमा, क्या है नॉन फाइलिंग पार्ट इन इटैलिक प्रीसीडेड बाय कोमा, ये क्या है डॉलर ई। फिर नेक्स्ट हमारा डॉलर एफ, ये है फाइलिंग पार्ट इन इटैलिक प्रीसीडेड बाय कोमा, क्या है फाइलिंग पार्ट इन इटैलिक प्रीसीडेड बाय कोमा। फिर नेक्स्ट हमारा डॉलर जी, ये है फाइलिंग पार्ट इन रोमन नो प्रीसीडिंग पंक्चुएशन, ठीक है, ये क्या हमारा डॉलर जी। फिर नेक्स्ट हमारा डॉलर एच, ये है फाइलिंग पार्ट इन इटैलिक प्रीसीडेड बाय फुल पॉइंट, क्या है फाइलिंग पार्ट इन इटैलिक प्रीसीडेड बाय फुल पॉइंट। फिर नेक्स्ट है हमारा डॉलर आई, यह है फाइलिंग पार्ट इन इटैलिक नो प्रीसीडिंग पंक्चुएशन, क्या है फाइलिंग पार्ट इन इटैलिक नो प्रीसीडिंग पंक्चुएशन, ठीक है। तो ये तीन हमारे जो कोड्स हो गए, पहला तो हो गया प्राइमरी कोड्स, दूसरा हो गया सेकेंडरी कोड्स और तीसरा हमारा टाइपोग्राफिकल कोड्स। ये तीनों कोड हमने देख लिए हैं। ये कोड्स आपसे शायद ही एग्जाम में पूछे जाएं, क्योंकि जो बड़े हाई एग्जाम होते हैं उनमें ही पूछे जाते हैं, छोटे एग्जामों में नहीं पूछे जाएंगे आपसे। थर्ड ग्रेड में अगर आप थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो वहाँ पर इसको याद करने की कोई जरूरत नहीं है आपको। सेकंड ग्रेड में भी ये कभी नहीं पूछे जाएंगे। शायद अगर एग्ज़ाम का जो आजकल जो स्तर है वो बढ़ गया है, जो सेकंड ग्रेड का वो तो बहुत ज़्यादा हाई हो गया है, उसमें शायद ये पूछ सके आपसे इस बार, परंतु मेरे को नहीं लगता फिर भी पूछेंगे। फिर भी आप देख लेना एक बार, अगर आप UGC नेट की तैयारी कर रहे हैं या सेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप इसको देख सकते हैं, यानी याद कर सकते हैं इनको ना। अब हम देखते हैं फॉर्मेट ऑफ एंट्री, जो प्रीसाइज है उसकी जो एंट्री फॉर्मेट है वो देखते हैं, है ना। प्रीसाइज के माध्यम से इंडेक्स एंट्रीज करने के तीन प्रारूप हैं, यानी जो प्रीसाइज है इसके माध्यम से इंडेक्स एंट्रीज करने के तीन प्रारूप हैं। पहला तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट, दूसरा हमारा प्रेडिकेट ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट, क्या है प्रेडिकेट ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट, और तीसरा हमारा फॉर्मेट है इन्वर्टेड फॉर्मेट। पहला स्टैंडर्ड फॉर्मेट, दूसरा प्रेडिकेट ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट और तीसरा हो गया हमारा इन्वर्टेड फॉर्मेट। सबसे पहले हम देखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्मेट के बारे में। क्या है स्टैंडर्ड फॉर्मेट, जिसे हम मानक प्रारूप भी कहते हैं, ठीक है। इसके अंदर कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंसी और 1-to-1 रिलेशन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रीसाइज ने एक प्रदर्शन प्रारूप अपनाया है, जिसमें तीन भाग होते हैं। जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है इसके अंदर कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंसी और जो 1-to-1 रिलेशन है, इसके लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रीसाइज ने एक प्रदर्शन प्रारूप अपनाया है। क्या अपनाया है? प्रदर्शन प्रारूप अपनाया है, जिसके अंदर तीन भाग होते हैं। पहला भाग है हमारा लीड, दूसरा है क्वालिफायर और तीसरा है हमारा डिस्प्ले, ठीक है। ये तीन प्रारूप हैं। पहले सबसे पहले हम देखते हैं लीड के बारे में। लीड पोजीशन उपयोगकर्ताओं के अप्रोच टर्म के रूप में कार्य करती हैं। जो लीड है वो पोजीशन उपयोगकर्ताओं के अप्रोच टर्म के रूप में कार्य करती हैं, जिसके द्वारा यूज़र यानी जो उपयोगकर्ता है इनके इंडेक्स में खोज कर सकता है।
ठीक है, क्या करता है ये लीड पोजीशन उपयोगकर्ताओं के अप्रोच टर्म के रूप में कार्य करती हैं, जिसके द्वारा ये यूज़र यानी जो उपयोगकर्ता होते हैं वो इंडेक्स में खोज कर सकता है। ठीक है, ये बोल्ड अक्षरों में लिखा जाता है, यानी जो लीड होता है ये बड़े अक्षरों में लिखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वालिफायर। ये उस टर्म या टर्म्स के समूह को दर्शाता है जो लीड टर्म को उसके उचित संदर्भ में लाने के लिए योग्य बनाता है। क्या करता है, ये उस टर्म या टर्म्स के समूह को दर्शाता है जो लीड टर्म को उसके उचित संदर्भ में लाने के लिए योग्य बनाता है। जो लीड टर्म का जो उचित संदर्भ होता है उसको लाने की जो योग्य बनाता है उसको ये दर्शाता है कौन, क्वालिफायर। आगे देखते हैं, लीड टर्म को व्यापक संदर्भ प्रदान करता है। जो लीड होता है ये टर्म को व्यापक संदर्भ प्रदान करता है। किसको प्रदान करता है, टर्म्स को व्यापक संदर्भ प्रदान करता है, यानी रेफरेंस प्रदान करता है। अब हम देखते हैं डिस्प्ले के बारे में। ये स्ट्रिंग का शेष भाग होता है, यानी जो बचा हुआ भाग होता है, ये स्ट्रिंग का क्या होता है, शेष भाग होता है जो संदर्भ को संरक्षित करने में मदद करता है। क्या करता है, ये जो संदर्भ होता है हमारा उसको संरक्षित यानी प्रोटेक्ट करने में मदद करता है। ये तीनों भाग हो गए हमारे, क्या हो गया, एक तो लीड टर्म हो गया, एक क्वालिफायर हो गया और एक डिस्प्ले हो गया। ठीक है, आगे देते हैं, स्ट्रिंग के सभी टर्म्स को प्रिसाइज टेबल का उपयोग करके तैयार किया जाता है। ये जो स्ट्रिंग है इसकी जो जितने भी टर्म्स होते हैं उनको जो प्रिसाइज टेबल होता है उसका उपयोग करके तैयार किया जाता है। फिर उन्हें सटिंग प्रक्रिया के अनुसार घुमाया जाता है। कौन सी प्रक्रिया के अनुसार, शटिंग प्रक्रिया के अनुसार घुमाया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं, प्रिसाइज अपनी एंट्रीज को प्रदर्शित करने के लिए 2 लाइन 3 पार्ट फॉर्मेट, यानी 2 लाइन और 3 पार्ट के अंदर ना, यानी 2 लाइन के अंदर 3 पार्ट। ठीक है, 2 लाइन और 3 पार्ट फॉर्मेट का पालन करता है। प्रिसाइज अपनी एंट्रीज को प्रदर्शित करने के लिए किसका पालन करता है, 2 लाइन 3 फॉर्मेट का पालन करता है। परिणाम स्वरूप ये व्यापक वर्णानुक्रम यानी अल्फाबेटाइजेशन के भीतर एक विशिष्ट फाइलिंग क्रम का पालन करता है। यानी जो प्रिसाइज है ये अपने एंट्रीज को प्रदर्शित करने के लिए 2 लाइन 3 पार्ट फॉर्मेट का पालन करता है और ये व्यापक अल्फाबेटाइजेशन यानी बड़े अल्फाबेटाइजेशन के भीतर एक विशिष्ट फाइलिंग क्रम का पालन करता है। तो ये जो हमारी हेडिंग है ये इस तरह से होती है, ये 2 लाइन होगी, एक तो ये लाइन होगी और एक ये लाइन होगी। ठीक है, ये 2 लाइन है और इसके अंदर 3 पार्ट है, पहला हो गया लीड टर्म, दूसरा हो गया क्वालिफायर और तीसरा हो गया हमारा डिस्प्ले। ठीक है, इस तरह से हमारी हेडिंग बनाई जाती है। इन तीनों के बारे में नाम बता दिया, जो लीड टर्म है इसके बारे में बता दिया, क्वालिफायर के बारे में बता दिया और डिस्प्ले के बारे में आपको बता दिया है। तो ये कौन सा फॉर्मेट हो गया हमारा, 2 लाइन और 3 फॉर्मेट, 1 2 और ये 3, ये तीनों ये क्या हो गया हमारा 2 लाइन 3 पार्ट फॉर्मेट हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं जो इसका नेक्स्ट एंट्री फॉर्मेट है वो देखते हैं, जो कि है इन्वर्टेड फॉर्मेट। इसे हम व्युत्क्रमित प्रारूपिक कहते हैं। इसमें प्रिसाइज इन्वर्टेड फॉर्मेट का उपयोग तब करता है जब किसी टर्म को रोल ऑपरेटर्स 4, 5 और 6 प्रदान किया जाता है। जो इन्वर्टेड फॉर्मेट है इसका उपयोग हम तब करते हैं जब किसी टर्म को रोल ऑपरेटर 4, 5 और 6 प्रदान किया जाता है, तब हम किसका प्रयोग करते हैं, इन्वर्टेड फॉर्मेट का प्रयोग करते हैं। और ये जो पद हैं, ये जो टर्म है ये लीड के रूप में दिखाई देती हैं। ठीक है, कौन कौन से, 4, 5 और 6। ठीक है, ये किसके रूप में दिखाई देते हैं, लीड के रूप में दिखाई देते हैं। ऐसा होने पर डिपेंडेंट एलिमेंट को हाइपन के इटैलिक में प्रस्तुत किया जाता है। किसमें, हाइपन के इटैलिक में प्रस्तुत किया जाता है। और जो क्वालिफायर पोजीशन होती है, ठीक है, क्वालिफायर पोजीशन में टर्म को डिस्प्ले पोजीशन में मुद्रित किया जाता है। जो क्वालिफायर पोजीशन है हमारी, इसमें इसको जो डिस्प्ले पोजीशन है इसमें मुद्रित किया जाता है। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट फॉर्मेट है वो देखते हैं, यह है प्रेडिकेट ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट।
जिसे हम विधेय रूपांतरण प्रारूप भी कहते हैं। ठीक है। प्रेडिकेट ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट का उपयोग तब किया जाता है जब किसी एजेंट का प्रतिनिधित्व करने वाला टर्म ऑपरेटर्स टू या एस या टी में से किसी एक से पहले एक लीड टर्म के रूप में दिखाई देता है। ठीक है। जो प्रेडिकेट ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट है, इसका उपयोग हम तब करते हैं जब किसी एजेंट का प्रतिनिधित्व करने वाले टर्म या ऑपरेटर टू एस या टी में से किसी एक से पहले, इन तीनों में से कौन सा, या तो कोई टर्म हो गया या रोल ऑपरेटर में से रोल ऑपरेटर टू एस या टी, इन तीनों रोल ऑपरेटर में से किसी एक से पहले लीड टर्म के रूप में दिखाई देता है, तब हम किसका प्रयोग करते हैं? प्रेडिकेट ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट का प्रयोग करते हैं। ठीक है। ऐसी स्थिति में टू एस जो रोल ऑपरेटर है हमारे, टू एस या टी को क्वालिफाइड पोजीशन से डिस्प्ले पोजीशन में रूपांतरित कर दिया जाता है। ठीक है। तो इस स्थिति में हम क्या करते हैं, जो रोल ऑपरेटर हमारा टू एस या टी है, इनको हम जो क्वालिफाइड पोजीशन है उससे डिस्प्ले पोजीशन में रूपांतरित या स्थानांतरित कर देते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे जो एंट्री फॉर्मेट की 3 फॉर्मेट थे, एंट्री के 3 फॉर्मेट थे, वो तीनों हमने पढ़ लिए हैं। तो इसी के साथ जो हमारा प्रिसाइज था वो कंप्लीट होता है। ठीक है। हमारे यहाँ पे प्रिसाइज टॉपिक कंप्लीट होता है। तो आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना जो लाइब्रेरियन बनने का सपना देख रहे हो। आपका कोई दोस्त बिहार लाइब्रेरियन की तैयारी कर रहा हो या राजस्थान लाइब्रेरियन की तैयारी कर रहा हो, वैसे भी जो राजस्थान लाइब्रेरियन है, उन जो बच्चे राजस्थान लाइब्रेरियन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है, क्योंकि बहुत जल्दी राजस्थान लाइब्रेरियन 3rd ग्रेड और 2nd ग्रेड की बहुत बड़ी वैकेंसी आने वाली है। तो जो कोई भी तैयारी कर रहा हो तो मेरे यूट्यूब प्लेटफॉर्म से तैयारी कर सकता है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद।